हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीएनए कैसे इवॉल्व हुआ आरएनए से। तो ये सारी बातें हमने कर रखी थी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग पहले लिखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है सर? डीएनए और आरएनए को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं बेटा डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है सर, तो क्या एक लिविंग सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो हम लिख सकते हैं डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट इन ए लिविंग सेल। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। हाँ ठीक है। अब सर ये बताइए कि इस लिविंग सेल के अंदर डीएनए का भी कुछ रोल होगा और आरएनए का भी कुछ रोल होगा? बिल्कुल होता है बेटा। इस लिविंग सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का रोल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का जो रोल है, रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके पास होता है बेटा? वो डीएनए के पास होता है। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। और वहीं पर क्या है बेटा? आरएनए के पास, आरएनए हैव सम अदर रोल, ठीक। बट एक सेल के लिए आरएनए भी जरूरी है एंड डीएनए भी जरूरी है। तो ध्यान से समझिए बेटा, जो सेल के अंदर का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का रोल है वो डीएनए के पास है। आरएनए के पास क्या होता है? उसके अलावा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा कई अन्य रोल भी होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम चैप्टर के बीच में डिस्कस करेंगे जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ होते हैं? लिविंग सेल में होते हैं। ठीक है, अब कल हमने बात की थी बेटा इसके लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर हम नहीं जाते हैं। अभी हम सीखेंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो छोटी सी हेडिंग डालिए बेटा आप, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिस्कवर किया गया। सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे, टाइम था 1869 का, द टाइम वाज 1869 AD। ठीक, एक स्विस डॉक्टर थे। स्विस डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर थे बेटा। उन्होंने क्या किया? उनका नाम क्या था? पहले नाम लिख लेते हैं। उनका नाम था बेटा फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने ऑब्जर्व ए पस सेल। ठीक है, एक पस सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब पस सेल के ऑब्जर्वेशन के बाद उसके न्यूक्लियस से एक मटेरियल बाहर किया। न्यूक्लियस से क्या किया बेटा? एक मटेरियल बाहर किया। एक्सट्रैक्ट ए मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस, एक्सट्रैक्ट ए मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया बेटा? एक पस सेल को ऑब्जर्व किया, उसके न्यूक्लियस को, उसके अंदर से क्या निकाला बेटा? उसके अंदर से एक मटेरियल निकाला। अब उस मटेरियल को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन एंड नेम्ड दिस मटेरियल
and named it as न्यूक्लिन। और उसको क्या नाम दिया बेटा, उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन का। फिर इस न्यूक्लिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लिन हैव एनफ फास्फोरस। आफ्टर हिज ऑब्जर्वेशन ही सेड न्यूक्लिन हैव एनफ अमाउंट ऑफ फास्फोरस। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लिन के पास क्या है, न्यूक्लियस के पास बहुत सारा फास्फोरस होता है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया एक पस सेल को। पस सेल में क्या ऑब्जर्व किया, इसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, उससे उन्होंने क्या निकाला, एक मटेरियल निकाला जिसको न्यूक्लिन नाम दिया। और फिर न्यूक्लिन को उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, तो उसमें पाया कि उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में था। ठीक है, फिर ऐसे टाइम बीतता गया बेटा। 1869 के बाद, 1869 के बाद टाइम बीतता गया और टाइम आया 1889 का। द टाइम वॉज 1889। क्या टाइम था बेटा, 1889 का टाइम था। ठीक है, 1889 में एक व्यक्ति थे अल्टमान। ठीक है, कभी आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेशन में इनका नाम। एक व्यक्ति थे अल्टमान। अब भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस से प्रोटीन मटेरियल को अलग करके एक एसिडिक मटेरियल प्राप्त किया जिनको इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो क्या लिखोगे, ही सेपरेटेड प्रोटीन फ्रॉम ए मटेरियल which is present in न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया, एक मटेरियल लिया जो कहाँ पर प्रेजेंट था बेटा, न्यूक्लियस में, उससे क्या अलग कर दिया, प्रोटीन, एंड रिमेनिंग मटेरियल एंड कॉल्ड रिमेन्स मटेरियल एंड कॉल्ड रिमेनिंग मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। और उस रिमेनिंग मटेरियल को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड कहा। देखो इन्होंने क्या किया बेटा, ये मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहा होगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहा होगा। ठीक है सर, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहा होगा, देखो आज की थ्योरी के हिसाब से हम लोग क्या समझते हैं, उस टाइम पर क्या इन्होंने देखा होगा बेटा, उस टाइम तो इनको पता नहीं था कि क्रोमोसोम जैसी भी चीज़ होती है। इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है बेटा, क्रोमोसोम है, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल है, इस मटेरियल में प्रोटीन भी है और सम अदर मटेरियल भी है। ठीक, जब उन्होंने प्रोटीन अलग कर दिया होगा तो ध्यान समझिए, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहा होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा होगा जिससे प्रोटीन अलग कर दिया होगा, यानी इससे आपने हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर दिया होगा। उस टाइम पर उसने हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर दिया होगा, तो जो बचा हुआ मटेरियल था ना, वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में डीएनए था, जो कैसा था बेटा, जो एसिडिक नेचर का था, जो एसिडिक नेचर का था, इसी को उसने क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, न्यूक्लियस से एक मटेरियल निकाला, एक उस मटेरियल को निकालने के बाद उससे क्या किया, प्रोटीन अलग कर दिया, तब जो बचा हुआ मटेरियल था ना, उसी को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। ठीक है, अब टाइम और बीतता गया बेटा, टाइम और बीतता गया, टाइम आया 1893 का। ठीक है, किसका टाइम आया बेटा, 1893 का, द टाइम वॉज 1893। ठीक, 1893 में एक व्यक्ति था कोसेल। ठीक, कोसेल ने क्या किया, कोसेल ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड दिस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, उसने क्या किया, इस न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया और फिर इसने कहा कि दिस न्यूक्लिक एसिड is made up of nitrogenous bases
कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, तो 1893 में ये बात क्लियर हो गई कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कुछ शुगर सब्सटेंसेस होते हैं, और क्या होता है बेटा उसमें फास्फोरिक एसिड होता है। ये बात कौशल ने क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब दुनिया को ये पता चल चुका था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, कार्बोहाइड्रेट एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये था बेटा छोटा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है, क्या नाम दिया था उसको, न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में इस न्यूक्लिन को ऑब्जर्व किया किसने, अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या किया, इस न्यूक्लिन से क्या अलग कर दिया, इस प्रोटीन पार्ट को अलग कर दिया। प्रोटीन पार्ट को अलग करने के बाद जो पार्ट बचा ना उसको उसने न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का था। फिर उसी एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड को किसने ऑब्जर्व किया, कोसेल ने 4 साल बाद ऑब्जर्व किया, और फिर उसको नाम दे दिया बेटा क्या, उसको नाम दे दिया आपने न्यूक्लिक एसिड का। और उसमें पाया क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब फटाक से हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम लोग किसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है। तो सर न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका बना है, वो बना हुआ है डीएनए का और आरएनए का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो डीएनए क्या है बेटा, डीएनए को आप कहते हो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कुछ लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो भी ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया, इसको कह दिया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, यहाँ से आर, यहाँ से एन, यहाँ से ए, यहाँ से डी, यहाँ से आर, यहाँ से एन, यहाँ से ए, यानी डी एन ए। ठीक है, अब देखो, अब बेटा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो कैसे बना होता है। ठीक है, तो बेटा ऑब्जर्वेशन में ये मिला कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना बेटा वो किसका बना होता है, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो हम लिखते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड कह दिया बेटा, तो उसमें डीएनए भी आ गया एंड आरएनए भी आ गया। आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, चलो एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर मान लिया, ये क्या मान लिया बेटा मैंने, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर क्या बना ले रहा है, एक चेन बना ले रहा है। ठीक है, हमको क्या मिल गई है, एक चेन मिल गई है, और इस चेन में क्या है देखो बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा, ये क्या है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन यानी न्यूक्लियोटाइड्स चेन है। अब इस चेन में एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से इस न्यूक्लियोटाइड की चेन को एक नाम दे दिया बेटा हमने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, क्या दे दिया बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब कई सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, चेन मतलब श्रृंखला। तो ये क्या है बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, इस वजह से इसको एक नाम दे दिया हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है,
बात करेंगे अभी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, सर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक जुड़कर एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। उस चेन को हमने क्या नाम दे दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब बेटा जो डीएनए होता है ना, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। कितने का, 2 का। जबकि आरएनए जो होता है ना, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, हम यहाँ लिखते हैं कि डीएनए हैव 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए के पास क्या होते हैं बेटा, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इसको मैं एक स्ट्रैंड मानता हूँ, इस एक चेन को अगर एक स्ट्रैंड मानता हूँ तो 2 चेन को क्या मानूंगा, 2 स्ट्रैंड। डीएनए हैव 2 स्ट्रैंड्स मीन्स डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। वहीं पर आरएनए के लिए क्या लिखोगे बेटा, आरएनए हैव अ सिंगल स्ट्रैंड, यानी आरएनए के पास केवल ऐसी एक ही चेन होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, आरएनए हैव 1 strand means RNA is made up of 1 polynucleotide chain, ठीक है सर। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा दिखेगा, डीएनए में क्या होगी, ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी। ठीक है, देखो ये सब क्या हो गया, ये जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा, और ये क्या हो गई, ये आपकी दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। ठीक, इसको हमने क्या कह दिया, ये क्या है बेटा, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, तो डीएनए कैसा बना होता है बेटा, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, और इनको क्या कहते हैं बेटा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है बेटा, डबल स्ट्रैंड का बना होता है। किसका बना होता है, डबल स्ट्रैंड का। ठीक है, अब ये डबल स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, ये सारी बातें बाद में करेंगे। तो आरएनए को भी देख लेते हैं बेटा, आरएनए कैसा बना होगा। सर आरएनए जो है ना, वो सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। कैसे बना होता है बेटा, वो सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक है, आरएनए इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, ये कैसा बना है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ है, यानी इसमें केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, हाँ सर क्लियर है। अब चलते हैं बेटा हम लोग ये कंक्लूज़न पर कि न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों में मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एज ए कंक्लूजन वी कैन से, एज ए कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए, both are made up of न्यूक्लियोटाइड। दोनों किसके बने होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, अब कुल मिला के हमको जो पोस्टमार्टम करना है बेटा, किसका करना है, वो हमें करना है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ और फिर चलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड की ओर। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ जाता है, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हमारे पास हो गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है सर, न्यूक्लिक एसिड बेटा कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए हो सकता है। लेकिन वो दोनों टाइप किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, सर न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है आपके, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। देखो, न्यूक्लियोटाइड बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बनेगा, सर 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा, इसमें आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। पहली जो चीज़ दिख रही है हमें, पहली जो चीज़ दिख रही है उसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। पहली जो चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। दूसरी जो चीज़ है ना बेटा, वो क्या है बेटा, फॉस्फेट है। क्या है बेटा, वो फॉस्फेट है।
ठीक। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा, चाहे वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, किसका बना होगा? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट का बना होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब चलते हैं इस न्यूक्लियोसाइड पर। अगर न्यूक्लियोसाइड को हम देखने का प्रयास करें तो न्यूक्लियोसाइड बेटा दो चीज़ों का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में होते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड में होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजीनस बेस। इसमें क्या होते हैं बेटा? नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। और क्या होते हैं बेटा? और होता है इसमें शुगर। क्या होती है बेटा? इसमें शुगर होती है। ठीक है सर। सर कैसे शुगर है? देख बेटा, ये जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर दिख रही है ना, यानी जो न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर है, ये शुगर कैसे होगी? सर ये 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका? चलो फॉर्मूले को छोड़ो, फार्मूले को देखेंगे बाद में। 5 कार्बन वाली शुगर है तो कैसी शुगर है बेटा? ये है पेंटोज शुगर। कैसी शुगर है? ये है पेंटोज शुगर। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो ये जो शुगर होगी, अगर ये न्यूक्लियोटाइड यानी ये शुगर किसकी है बेटा? डीएनए में है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं किसका? डीएनए का, तो उसमें जो शुगर होगी ना, वो शुगर होगी बेटा डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सी शुगर होगी बेटा? वो होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है, तब ये शुगर क्या होगी? अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है बेटा? आरएनए का है, तब ये शुगर होगी राइबोस शुगर। क्या होगी बेटा? राइबोस शुगर। अभी बाद में इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो समझने का प्रयास करेंगे डीऑक्सी और राइबोस में और राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है, अगर ये आरएनए का है तो उसमें राइबोस मिलेगी, और अगर ये डीएनए का है बेटा तो उसमें क्या मिलेगी? डीऑक्सी राइबोस मिलेगी। ठीक है सर। फिर हम चलते हैं बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस पर। नाइट्रोजिनस बेसिस भी होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, एक होते हैं बेटा डबल रिंग वाले और एक होते हैं सिंगल रिंग वाले। एक होते हैं कैसे? सिंगल रिंग वाले और एक होते हैं डबल रिंग वाले। तो एक को हम लोग कहते हैं पिरीमिडीन। ठीक, एक को हमने नाम दिया पिरीमिडीन का और दूसरे को नाम दिया हमने प्यूरिन का। ठीक है, तो पिरीमिडीन जो होता है बेटा, ये कैसा होता है? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होती हैं? सिंगल रिंग होती हैं, जबकि प्यूरिन में क्या होता है बेटा? प्यूरिन में डबल रिंग होता है। क्या होता है? डबल रिंग होता है। ठीक है सर। अब प्यूरिन के अंदर बेटा क्या क्या होते हैं? प्यूरिन भी बना होता है 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस से। ठीक है, प्यूरिन में क्या होते हैं? 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? प्यूरिन में होता है एडेनिन। ठीक, और क्या होता है बेटा? और होता है ग्वानिन। अभी बाद में थोड़ी देर बाद इनका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। ठीक है सर। फिर हम चलते हैं बेटा कहाँ पर? हम चलते हैं पिरीमिडीन की ओर। पिरीमिडीन देखो, पिरीमिडीन में 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस हो सकते हैं, लेकिन देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइटोसिन को, किसको लिखते हैं? साइटोसिन को। तो साइटोसिन बेटा डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है बेटा? अगर ये न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का, किसका है बेटा? आरएनए का है, तो इसमें मुझे यूरासिल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? यूरासिल देखने को मिलेगा। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है बेटा? डीएनए का है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है, तब मुझे इसमें क्या देखने को मिलेगा? तब मुझे देखने को मिलेगा थाइमिन। ठीक है। अब सवाल ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या हो सकता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में पहली बात तो एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। हाँ सर होगा। फिर क्या होगा? एक नाइट्रोजनस बेस होगा। देखो अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें क्या क्या होगा? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसके? भी डीएनए की। उसमें क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। तो जब न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे ना, तो इस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट हो गया, एक शुगर हो गई, और इन चारों में से कोई एक, चारों एक साथ नहीं होते बेटा, इन चारों में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? और बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। जैसे देखो मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास एक हो गई ये शुगर। इस एक न्यूक्लियोटाइड को बना के देखता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा है। ये हो गई बेटा क्या? ये हो गई शुगर। अब इस शुगर से क्या जुड़ा हुआ है? इस शुगर से जुड़ा हुआ मेरे पास है
एक नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस। अब वो नाइट्रोजनस बेस, अगर ये न्यूक्लियोटाइड में डीएनए का बना रहा हूँ तो वो नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है, वो एडेनिन हो सकता है, ये या तो होगा ए हो सकता है, ठीक है सर, या फिर क्या होता है ग्वानिन हो सकता है सर, जी हो सकता है, ठीक है। और ग्वानिन नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, सी हो सकता है। अगर साइटोसिन नहीं है तो क्या हो सकता है बेटा, वो थायमिन हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, इन चारों में से कोई एक, यानी ए, टी, सी एंड जी। ए स्टैंड फॉर एडेनिन, टी स्टैंड फॉर थायमिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन एंड जी स्टैंड फॉर ग्वानिन। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद क्या जुड़ा होगा बेटा, यहाँ पर जुड़े होंगे फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हो गए आपके फॉस्फेट, ठीक। ये हो गई आपकी शुगर, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया नाइट्रोजीनस बेस। इन चारों में से कोई एक यहाँ नजर आएगा, नाइट्रोजीनस बेस। इन सबको कंबाइन करके हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अगर बेटा ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो उसमें क्या होगा, एटीसीजी होगा। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड किसका है, आरएनए का है, तो टी के बजाय उसमें क्या होगा, यू होगा। यहाँ तक की बात बेटा अगर क्लियर है तो न्यूक्लियोटाइड को अगर समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, शुगर के केमिकल स्ट्रक्चर से। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, शुगर के बारे में, कि शुगर कैसे होती है। फिर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्फेट को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड से। चलो हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। केमिकल स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे, पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड में सबसे बीच में हमें क्या दिखी, सबसे बीच में सर दिखी हमें शुगर, ठीक है सर। फिर शुगर से अटैच्ड हमें क्या दिखा, शुगर से सर हमको अटैच्ड दिखा नाइट्रोजनस बेस। हमको क्या दिखा यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस दिखा, ठीक है सर। उसके बाद इससे शुगर से अटैच्ड हमको क्या दिखा, हमको दिखे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या था बेटा, ये है नाइट्रोजीनस बेस। ये क्या है बेटा, ये है नाइट्रोजीनस बेस। ये आपका क्या है, ये है नाइट्रोजीनस बेस। ये क्या है बेटा, ये है आपकी शुगर, ठीक है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए है तो राइबोज शुगर है। और ये इतना क्या है बेटा, ये है आपका फॉस्फेट, ठीक। फॉस्फेट को क्या लिखते हो, PO4 के ऊपर 3-, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसमें शुगर के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी, शुगर की, फिर करेंगे बेटा किसकी, नाइट्रोजनस बेस की, फिर लास्ट में बात करेंगे किसके बारे में, फॉस्फेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा शुगर। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि जो शुगर प्रेजेंट होती है बेटा न्यूक्लिक एसिड में या किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का हो, वो कितने कार्बन की होती है बेटा, 5 कार्बन की होती है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 5 कार्बन। कितने कार्बन के है बेटा, 5 कार्बन के। सो इट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा, इसको नाम दिया गया पेंटोज शुगर का, ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब पेंटोज शुगर है बेटा तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अच्छा अब 5 कार्बन वाला जो मोनोसैकेराइड होता है, यानी 5 कार्बन वाली जो सबसे छोटी शुगर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है आपके पास CnH2nOn। क्या है बेटा, CnH2nOn। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन है। तो
तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, मेरे पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है। तो इस पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, सी एन की बजाय मैं क्या लूँगा, 5 लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर 2n है यानी n का 2 गुना यानी 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ओ एन का मतलब ऑक्सीजन के भी नंबर उतने ही होंगे जितने कार्बन के होंगे यानी O5। ठीक है, तो ये जो पेंटोज शुगर है, इस शुगर को नाम दिया गया बेटा क्या, इसको कहा गया राइबोज शुगर। क्या कहा गया, राइबोज शुगर। ठीक है, तो राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, C5H10O5। ठीक है सर। अब बेटा ये जो शुगर है ना, ये शुगर एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में होती है। देखो स्ट्रक्चर दो होते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा, दिस शुगर इज इन फॉर्म ऑफ फ्यूरॉन रिंग। कैसी रिंग होती है बेटा, फ्यूरॉन रिंग होती है। ठीक है, ये शुगर जो है ना, ये किस फॉर्म में होती है, फ्यूरॉन रिंग के फॉर्म में होती है। अब सर फ्यूरॉन रिंग क्या है, देखो बेटा फ्यूरॉन रिंग में क्या होते हैं, फ्यूरॉन रिंग में कुछ ऐसे सिचुएशन होती है। देखो फ्यूरॉन रिंग कैसे बनेगी इस शुगर की, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, फ्यूरॉन रिंग ऑफ 5 कार्बन शुगर। ठीक, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास C5H10O5। अब हमको क्या बनाना है, फ्यूरॉन रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ऑक्सीजन को, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ किया कार्बन को, फिर यहाँ पर ड्रॉ किया एक कार्बन को, फिर यहाँ पर ड्रॉ किया एक कार्बन को, फिर यहाँ पर ड्रॉ किया एक और कार्बन को, ऐसे फिर एक कार्बन को बेटा रिंग से बाहर कर दिया। यानी 4 कार्बन रिंग में होते हैं, एक कार्बन रिंग के बाहर होता है, तो वो रिंग क्या होती है बेटा, वो रिंग होती है आपकी फ्यूरॉन रिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर ऊपर की ओर इसमें क्या रख देता हूँ मैं, ऊपर इसमें लगा दिया मैंने OH, नीचे लगा दिया H। यहाँ पर बेटा H है, यहाँ पर क्या है OH है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर क्या है OH है, यहाँ पर नीचे H रख दिया, यहाँ पर लिख दिया CH2OH। ठीक है, तो अब इसमें काउंट कर लेते हैं, क्या 5 कार्बन है, तो देखो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ एंड कार्बन नंबर 5। ठीक, यहाँ पर हो गए 5 कार्बन। अगर इसको ओपन करके बनाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। देखो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, OH लिख दिया, यहाँ पर एक H लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिख दिया, एक H लिख दिया, तो CHH यानी CH2, यहाँ पर OH। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा आप, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, यानी 5 कार्बन इसमें है। हाँ सर, इसमें 5 कार्बन हैं। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। अब काउंट करते हैं बेटा हाइड्रोजन को। देख हाइड्रोजन कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करो, एक ऑक्सीजन तो ये वाला हो गया, दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, 5 ऑक्सीजन हो गए। तो ठीक है सर, ये फ्यूरॉन रिंग हमारी क्या बता रही है, ये हमारी बता रही है किसको, राइबोज शुगर का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमको पता है कि मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो किस में होता है, DNA में भी होता है, RNA में भी होता है। अगर ये शुगर, इफ दिस शुगर present in RNA, then it looks like as follows, या फिर as above लिख दो। ठीक, अगर ये शुगर RNA में है तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, और इस शुगर को आप क्या नाम दे दोगे, अब इस शुगर को आप नाम दे दोगे राइबोज शुगर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये कहाँ होती है, ये होती है RNA में। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, DNA की ओर। अगर ये न्यूक्लियोटाइड DNA का है
तो डीएनए की जो शुगर होती है, डीएनए की जो शुगर होती है, उस शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, उस शुगर को कहते हैं बेटा डीऑक्सी राइबोज। ठीक, डीऑक्सी का मतलब लेस ऑक्सीजन। ठीक, लेस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। तो सर कहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी हुई है, इस रिंग में ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर हुई है, तो आइए देखते हैं। ये हो गया बेटा ऑक्सीजन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया बेटा फोर्थ कार्बन, एक मिनट, ये हो गया बेटा फोर्थ कार्बन, और ये हो गया मेरा फिफ्थ कार्बन। इन सब पे मैं वैलेंसी पूरी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है बेटा H है, नीचे क्या है OH है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर एक O है, फिर क्या है H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है H है। ठीक है, नंबरिंग कर लेता हूँ अभी पूरी तरीके से। मैं पहले इसको राइबोस बना रहा हूँ, बाद में इसको मैं क्या करूँगा, डीऑक्सी राइबोस बनाऊँगा। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो देखो डीऑक्सी राइबोस में क्या हुआ है, ऑक्सीजन लेस हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लेस हुआ है बेटा, तो ऑक्सीजन लेस हुआ है सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, और यहाँ पर क्या लगा रहता है, केवल और केवल हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, ये था। अब एक ऑक्सीजन कम हो गया, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डीऑक्सी राइबोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला होगा C5H10O4। एक ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा, कम हो गया। ठीक है, कहाँ से कम हुआ, तो हम लिखेंगे बेटा सेकेंड कार्बन से, सेकेंड पोजीशन से, सेकेंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन लेस हुआ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इन डीऑक्सी राइबोस शुगर 1 less oxygen is present on second कार्बन। ठीक है, चलो अभी मैंने कहा कि ये हो गई मेरी राइबोस शुगर, और ये कौन सी हो गई बेटा मेरी, ये हो गई मेरी डीऑक्सी राइबोस शुगर। दिस वन इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, इसको कह देता हूँ ये क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, अब फिर हमने कहा कि ये शुगर से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इस शुगर से जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजनस बेस। तो इस शुगर में कौन सा ऐसा कार्बन है जहाँ से क्या जुड़ेगा, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। तो कार्बन नंबर 1 वो कार्बन है शुगर का जहाँ से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजनस बेस is attached with sugar on carbon number 1। नाइट्रोजनस बेस is attached with sugar at carbon number 1। कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ता है बेटा, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होता है क्या, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, ये ग्रुप। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है बेटा नाइट्रोजनस बेस से जुड़ने में। ठीक है, कैसे जुड़ता है, जब हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बात की बेटा किसके बारे में, अभी हमने बात की बेटा शुगर के बारे में। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं टाइम कितना हुआ है बेटा। बेटा क्लास लंबी हो जा रही है, देखो जो हम डिस्कस करना चाहते हैं ना वो एकदम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, कल संडे है, कल कोशिश करेंगे कि कल आपको दिन में एक क्लास मिल जाए, ठीक है, और शाम में एक क्लास मिल जाए। यानी कल संडे है तो कल कोशिश करेंगे आपको डबल क्लास मिल जाए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबी हो जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट के आसपास जा चुकी है। ठीक है, तो क्लास लंबी हो जाने के कारण हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजनस बेस के बारे में। हमने 5 तरीके के नाइट्रोजनस बेस देखे हैं। ठीक है, अलग अलग 5 तरीके के देखे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है, इन पाँचों का इसी तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि फॉस्फेट कैसे होता है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये सब मिलकर, ये और ये मिलकर, देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर इसको भी मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो पहले हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट जोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बेटा कल डिस्कस करेंगे। बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रॉपर रिवीजन करिए इसका और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।